हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का फर्स्ट पेपर के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे कि एमसीक्यूज पर वीडियो बनाइए। सो आज मैं आपको बताऊंगी बॉटनी पेपर फर्स्ट का जो है वो एमसीक्यूज, देन इसके बाद आने वाले सभी पेपर के एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो आपका इस बार बॉटनी का फर्स्ट पेपर है इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। इसका जो न्यू सिलेबस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 2024-25 के, वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सो आप चेक कर लीजिएगा, सभी कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। सेपरेट मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बॉटनी पेपर फर्स्ट के एमसीक्यूज, प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ मेटाबॉलिज्म के एमसीक्यूज। ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी जो है वो 5 यूनिट दी गई हैं, एक एक करके हम पांचों ही यूनिट के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, ये आपके जो है वो 5 से 6 नंबर के पूछे जाएंगे इस बार, जैसा कि आपके सिलेबस के अंतर्गत पेपर पैटर्न में दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके एमसीक्यूज यानी ओटी। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इसमें दिया गया है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला है आपका जल का ससंजनवाद प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे। जल की जो कोहेसिव प्रोसेस थी, ससंजनवाद जो प्रस्तुत किया था, उसके साइंटिस्ट के नाम 2 दिए गए हैं, आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके जॉली और डिक्सन नामक 2 साइंटिस्ट जिन्होंने जल का ससंजनवाद प्रस्तुत किया था। देन इसके बाद सेकंड है जल की संरचना में हाइड्रोजन के दोनों अणुओं के बीच कोण कितना होता है। इस टाइप की आपकी जो है वो वाटर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें पूछा गया है जल के जो दोनों अणुओं के बीच जो बॉन्ड होता है यानी जो कोण होता है वो कितना होता है। तो जल के दोनों अणुओं के बीच जो कोण होता है वो होता है आपका 105 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पराशरण दाब में उच्च होता है। पराशरण दाब किस में उच्च होता है, तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक विलयन होता है, इसमें आपका पराशरण दाब उच्च होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों ही सॉल्यूशन आपके अलग अलग होते हैं। जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें आपका पराशरण दाब उच्च होता है यानी हाई होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है, जैविक या भौतिक। तो जो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है ये आपकी एक जैविक प्रोसेस होती है। इसके बाद जल का नेचर पूछा गया है, जल का नेचर क्या होता है, जल की प्रकृति क्या होती है। तो जल जो है वो आपका ध्रुवीय नेचर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सारे आपके एमसीक्यूज पिछली बार पूछे गए, सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से करिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट है पौधों के ऊपरी भाग तक जल किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है। तो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है इसी के द्वारा ऊपरी पार्ट तक जल पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पौधों में रसारोहण की प्रोसेस यानी एशेंट ऑफ शेप्स की प्रोसेस किसके द्वारा होती है। तो जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक होते हैं उनमें जो जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा रसारोहण की प्रोसेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पौधों में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है, जो भोज्य पदार्थ के स्थानांतरण की प्रोसेस होती है, वो ऊपर की ओर भी होती है और नीचे की ओर भी होती है, यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पादपों में भोजन स्थानांतरण के विषय में व्यापक परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो मुच्च की परिकल्पना दी गई है, मुच्च हाइपोथेसिस के नाम से। मुच्च ने पादप के स्थानांतरण की यानी भोजन स्थानांतरण के विषय में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टोमेटा की पोटेशियम आयन क्रियाविधि को विस्तार से समझाइए और इसको किसने प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से और यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो स्टोमेटा होते हैं इनमें जो पोटेशियम आयन की क्रियाविधि होती है ये आपके लॉयड नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रस्तुत की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की दर मापन में किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो जो गैनोंग पोटोमीटर होता है, गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की रेट यानी वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पराशरण दाब क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के जो प्रवाह होते हैं इसी को कहा जाता है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल रोम क्या होते हैं। एकल नाभिकीय जो होते हैं वो मूल रोम की प्रकृति होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पत्ती का बना भोजन जड़ में पहुंचने के लिए क्या मार्ग अपनाता है। चालनी नलिकाएं जो होती हैं
इनके द्वारा पत्ती का बना भोजन जड़ के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है? इसका आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में पुष्पीय पादपों में शर्करा का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो पिगमेंट सिस्टम के अंतर्गत पिगमेंट नंबर 1 और पिगमेंट नंबर 2, ये दो टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, उपचय प्रक्रिया होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की, याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, C3 साइकिल को कहते हैं, हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं C3 साइकिल को, याद रखिएगा, इस टाइप का MCQs आपका पिछली बार भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है क्रेब्स साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन चक्र का प्रथम ग्राही उत्पाद होता है, तो RUDP आपका केल्विन चक्र का प्रथम ग्राही उत्पाद होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसकी संरचना का एक भाग पाइरोल रिंग होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना होती है उसी का एक भाग होता है पाइरोल रिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, केम जो साइकिल है वो किस में पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के आपके पौधों के नाम दिए जाएंगे, जिसमें जो आपका कैक्टस यानी नागफनी है इसमें आपका केम साइकिल पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 चक्र में पाया जाता है, यानी जो C4 साइकिल है वो कौन कौन से पौधों में पाया जाता है? तो मक्के के पौधे में और गन्ने के पौधे में C4 साइकिल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश शोषण की या प्रकाशीय शोषण की खोज किसने की थी? तो डेकर नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रकाशीय शोषण की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में वर्णक तंत्र का कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक तंत्र होते हैं वो जल का प्रकाशिक भाग का अपघटन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला अनोक्सी श्वसन जीवाणु कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका आंसर है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है वो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला अनोक्सी श्वसन जीवाणु होता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन होता है? H2S इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनेशी कुल की जड़ों में ग्रंथिकाएं क्या होती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं उसी में जो लेग्यूमिनेशी कुल की जड़ें होती हैं वो ग्रंथिकाओं का कार्य करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पौधे भूमि से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में अधिकांश नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसके बने होते हैं? इसका आंसर जल्दी बताइएगा मुझे कमेंट करके, प्रोटीन किसके बने होते हैं? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं जिनके प्रोटीन बने होते हैं इन्हीं में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में नाइट्रेट का अमोनीकरण में परिवर्तन या अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोवियम वंश के जीवाणु क्या करते हैं या इनका कार्य क्या होता है? तो जो राइजोवियम वंश के जीवाणु होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है इस बार न्यू ऐड किया गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, तो आप कर लीजिएगा। इसकी जो है वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है जिसमें मैंने आपको नाइट्रोजन का साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण करता है? तो जो बैसिलस सब्स्टिटिलस जीवाणु होता है ये आपका नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण का कार्य करता है, याद रखिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? फैटी एसिड यानी वशीय अम्ल प्राप्त होते हैं जब लिपिड का हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट आपका MCQs, वनस्पति घी एक क्या होता है? तो जो आपके वनस्पति घी है वो आपके सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा होते हैं, याद रखिएगा।
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका वसा घुलनशील होता है, तो वसा आपका किस किस में घुलनशील होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस बार न्यू ऐड किया गया है आपका बॉटनी के अंतर्गत। तो जो वसा है यानी फेट है ये आपका क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में और ईथर में आपका घुलनशील होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेसिथिन्स क्या होते हैं, तो लेसिथिन्स एक प्रकार के आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। ईटीएस कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही कहा जाता है ईटीएस, ठीक है। तो ईटीएस कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में या भीतरी झिल्ली में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी में होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में सबसे ज्यादा लिपिड किस में पाया जाता है, एंडोस्पर्म, पादप का जो एक भाग है एंडोस्पर्म, इसमें सबसे ज्यादा लिपिड आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स चक्र की प्रोसेस कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपके क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के फलस्वरूप कितने एटीपी बनते हैं, तो जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है इसके थ्रू आपके 4 एटीपी बनते हैं, जिसमें आपके 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं और एंड में आपके 2 एटीपी बचते हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्यू क्या होता है और ये किससे संबंधित होता है, तो जो आरक्यू है ये आपके पादपों के श्वसन से संबंधित होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्रेब्स चक्र जो है इसको जो है वो कहा जाता है साइट्रिक एसिड, जैसा कि मैंने आपको बताया, साथ ही साथ इसका एक और नाम होता है TCA साइकिल यानी टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये 2 नाम होते हैं आपके क्रेब्स साइकिल के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की खोज किसने की थी, तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है इसकी खोज 3 साइंटिस्ट ने की थी, जिनका नाम है एम्बडेन, मेयरहाफ और पारनास, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की खोज की थी यानी ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी, और इन्हीं के नाम के आधार पर इसको EMP साइकिल भी कहा जाता है, EMP चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। E से आपका एम्बडेन, M से आपका मेयरहाफ और P से आपका पारनास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें जाइमेज एंजाइम की खोज की थी, किसने आपके जाइमेज एंजाइम की खोज की थी, तो जो बुकनर नामक साइंटिस्ट हैं इन्होंने जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में किसने पृथक किया था, तो सुमनर नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में अलग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग क्या कहलाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है इसको कहते हैं एपो एंजाइम। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम एंजाइम शब्द किसने दिया था, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फल के पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो एथिलीन जो हार्मोन होता है ये आपको फल के पकाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा को पचाने में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है, यानी कौन सा एंजाइम आपका वसा को पचाता है, तो जो लाइपेज एंजाइम है ये आपका वसा को पचाता है या फिर वसा को तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन का पता सर्वप्रथम कहाँ लगाया जाता है, तो कवक में जिब्रेलिन का पता लगाया गया था सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन क्या होता है, तो ऑक्सिन जो हार्मोन है ये आपका वृद्धि हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है ABA नियंत्रण करता है, ABA यानी एब्सिसिक एसिड किसको नियंत्रित करता है, तो जो एब्सिसिक एसिड यानी ABA है ये आपके डॉर्मेंसी को या प्रसुप्ता को जो है वो नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्रियाविधि का तालाकुंज जो परिकल्पना है, तालाकुंज जो प्रोसेस है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके जो साइंटिस्ट थे इनका नाम है फिशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में शीर्ष प्रमुखता का कारण क्या होता है, तो IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड
पौधों में शीर्ष प्रमुखता के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम में अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम में आरबीसी नहीं पाई जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट है। आरबीसी एंजाइम में नहीं पाई जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स एंजाइम में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जैव वक्रता परीक्षण किसने किया था? वेंट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जैव वक्रता परीक्षण किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पदार्थ जो तने के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं एवं वृद्धि का संतुलन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑक्सिन जो हार्मोन है यही आपके तने के शीर्ष में वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ वृद्धि का संतुलन करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जीवों में जैव तालपन नियंत्रण करने वाली घड़ी को क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संबंधक कौन कहलाता है? ABA यानी एब्सिसिक एसिड को ही वृद्धि संबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में दिन की अवधि के प्रति अनुक्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है? यानी जो पौधे प्लांट होते हैं इनके दिन में एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है दीप्तकालिता। ये भी आपका न्यू टॉपिक इस बार ऐड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश आकारिकी वर्णक होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है आपका फाइटोक्रोम का सक्रिय कार्यकी रूप होता है, यानी जो फाइटोक्रोम है इसका जो एक्टिव कार्य है वो क्या होता है? उसका नाम है P730। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D का अर्थ क्या होता है? तो 2,4-D का अर्थ होता है 2,4-डाइक्लोरोब्यूटरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉर्नर एवं एलार्ड किससे संबंधित है? तो दीप्तकालिता की जो प्रोसेस है इसका प्रतिपादन किया था गार्नर एवं एलार्ड नामक दो साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित होती है? तो जो जियाटिन नामक हार्मोन है इसको साइटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह साइटोसिन जो हार्मोन है इसी का ही दूसरा नाम है आपका जियाटिन। ये जो आपका हार्मोन है कोशिका विभाजन में यानी सेल डिवीजन से संबंधित होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ में अधिकतम वृद्धि होती है, तो जड़ का जो शीर्ष के पीछे का भाग होता है इसमें आपकी अधिकतम वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पांचों ही यूनिट के आपके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको सारे ही क्लियर हुए होंगे। एक से दूसरी बार और आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर आपके बिल्कुल क्लियर हैं और बिल्कुल सही हैं। ठीक है। अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जिसका आंसर नीचे आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आशा करती हूँ आपको जो है वो वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको पेपर सेकंड के MCQs भी कवर करा दूंगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।